Hi everyone, hope you guys are doing great. So we have discussed about the topic of appointment of judges. Hope you are clear with the idea. We have seen the collegium system. I have also told you that from the mains perspective जो एक analysis होगा वो हम बाद में करेंगे, दूसरे वीडियो में करेंगे. We'll understand more about the collegium and the NJAC, and then you can take your own decision and decide the issues related to it. Now we'll talk about the other peripheral topics related to the judges. ठीक है, फिर हम और आगे ब्रॉडली टॉपिक्स पे जाएंगे. जब हम जुरिस्डिक्शन करना शुरू करेंगे वो थोड़ा ब्रॉडली हमको करना होगा बिकॉज यू विल हैव टू अंडरस्टैंड एंड दैट अगेन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस. बट फॉर द टाइमिंग विल सी दो स्मॉलर टॉपिक्स जैसे कि क्वालिफिकेशन है, ओथ है, सैलरी है. ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि प्रीलिम्स में बिल्कुल हैंडी होती हैं. सो विल क्विकली रिवाइज देम. Now, when we talk about the qualifications, and we are taking Supreme Court judges and High Court judges simultaneously, that you already know, right? So, qualifications, oath and salaries की हम बात करते हैं for the Supreme Court and the High Court judges both. अगर हम qualification पे बात करते हैं, Supreme Court judge के लिए qualification क्या है? So, we will, you can either note or whatever way you are preferring, please do it accordingly. सुप्रीम कोर्ट जजेस की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला तो पॉइंट है कि सिटीज़न ऑफ इंडिया, दैट हैज़ टू बी कॉमन ऑब्वियसली. सो सिटीज़न ऑफ इंडिया इज़ द कॉमन पॉइंटर फॉर द क्वालिफिकेशन ऑफ बोथ सुप्रीम कोर्ट जज एंड हाई कोर्ट जज. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट सिटीज़न ऑफ इंडिया. नेक्स्ट इज दैट टू बी अ सुप्रीम कोर्ट जज somebody has to be the judge of a high court or let's say multiple high courts. ठीक है, वो तो डिपेंड करता है कि कहाँ उनका काम था, बट ओवरऑल आप बात करो हाई कोर्ट्स. ठीक है, जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर 5 years, या तो 5 साल के लिए उनको किसी एक हाई कोर्ट या मल्टीपल हाई कोर्ट्स मिला करके, मतलब 5 साल उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ हाई कोर्ट जज, और एडवोकेट ऑफ अ हाई कोर्ट फॉर 10 years. अगर जज हैं हाई कोर्ट के 5 साल के लिए देन गुड, अगर नहीं तो एडवोकेट भी हो सकते हैं हाई कोर्ट में लेकिन 10 साल के लिए, क्योंकि वो पोस्ट के हिसाब से ड्यूरेशन बढ़ रही है. और अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट. तो सिटीज़न ऑफ इंडिया तो मैंडेटरी कंडीशन है ही, लेकिन उसके बाद जो है वी सी ऑप्शनल कंडीशंस की तीनों में से कोई भी एक फुलफिल हो सकता है. या तो हाई कोर्ट के जज हों 5 साल के लिए, रहे हों मतलब 5 साल के लिए, या तो एडवोकेट रहे हों हाई कोर्ट में 10 साल के लिए, या फिर प्रेसिडेंट के ओपिनियन में कोई डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट हो, विच मीन्स उनको जुडिशरी का बहुत अच्छा ज्ञान हो. ठीक है, नो मिनिमम एज हैज़ बीन गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. ये आपको याद रखना है, मिनिमम एज नहीं दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में. ठीक है, अब इफ़ आई विल जस्ट शो यू जस्ट अ मिनट. जैसे अगर आप ये आर्टिकल देखें, आपको मैंने दिखाया भी था पिछले क्लास में कि सुप्रीम कोर्ट जज के लिए मैक्सिमम एज दी गई है, दैट इज़ 65 years. ठीक है, लेकिन मिनिमम एज नहीं है. पर आपने बाकी पोस्ट्स के लिए मिनिमम एज देखे थे अगर आपने प्रीवियस एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर के लेक्चर्स अच्छे से करे हैं, सो यू नो अबाउट इट. बट यहाँ पे आपको दिख रहा है कोई मिनिमम एज नहीं है. मैक्सिमम फॉर द सुप्रीम कोर्ट जजेस इज 65 years. सेम चीज़ अगर हम हाई कोर्ट में बात करते हैं, ठीक है, हाई कोर्ट के जजेस के लिए अनटिल ही अटेन्स द एज ऑफ 62 years. तो हाई कोर्ट जजेस के लिए मैक्सिमम एज 62 years है, बट देयर इज़ नो मिनिमम एज विच इज़ प्रिस्क्राइब्ड, विच यू हैव टू रिमेंबर. मूविंग ऑन, then we talk about the high court judges. So citizen of India is the common condition, but then the other criteria is that the person should have held a judicial office in the territory of India for 10 years. इंडियन टेरिटरी में, टेरिटरी ऑफ इंडिया में किसी भी जुडिशियल ऑफिस पर वो रहे हों करीबन 10 साल के लिए. क्योंकि आप अगर यहाँ पर हाई कोर्ट के जज का क्वालिफिकेशन मांग रहे हो तो यहाँ पे तो ऑलरेडी वो बनने के लिए चाहिए ना, तो इसीलिए यहाँ पे बात हो रही है जुडिशियल ऑफिस 10 साल के लिए, या फिर एडवोकेट वाला पॉइंट तो दोनों जगह वैलिड है. तो 10 साल के लिए हाई कोर्ट में एडवोकेट रहे हों. कोई मिनिमम एज की नहीं बात हो रही है यहाँ पे. एक जो डिस्टिंग्विश्ड चीज़ आपको याद रखनी है, मतलब डिस्टिंक्ट चीज़ याद रखनी है, सुप्रीम कोर्ट जजेस के लिए ये डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट वाला पॉइंट है, लेकिन हाई कोर्ट जजेस के लिए नो डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट, मतलब यहाँ पर उसके लिए कोई प्रोविज़न नहीं दिया गया है. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यू कैन जस्ट क्विकली सी कि एज ऑफ द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट शैल बी डिटरमाइंड बाई सच अथॉरिटी एंड मैनर एज पार्लियामेंट में बाई लॉ प्रोवाइड. तो मिनिमम एज की जो बात, क्योंकि मैक्सिमम तो दे ही दिया गया है, तो मिनिमम एज जो है वो किसको देखना है, वो पार्लियामेंट को देखना है.
उसके अलावा क्वालिफाइड अगर हम बात करें अपॉइंटमेंट के लिए, तो हमने देख लिया सिटीज़न ऑफ इंडिया तो चाहिए, बट एटलीस्ट 5 साल के लिए हाई कोर्ट जज, एटलीस्ट 10 ईयर्स के लिए हाई कोर्ट एडवोकेट, या फिर प्रेसिडेंट के ओपिनियन में कोई डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है हाई कोर्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट से पहले की बात कर गई थी, तो खैर ये अभी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। उसके अलावा और भी एक्सप्लेनेशंस हैं, ये सारी चीज़ें हम बाद में बात करेंगे कि रिमूवल कैसे होता है, रेगुलेशन, प्रोसीजर, अपॉइंटमेंट जो है, ओथ एंड इन्फॉर्मेशन, जैसे जैसे आएगा वो सब आर्टिकल्स हम देखेंगे। सेम आप अगर हाई कोर्ट जजेस के लिए देखिए तो यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, ये तो खैर रिमूवल का है, ये है क्वालिफिकेशंस फॉर अपॉइंटमेंट, और जो आपको मैंने बताया 10 ईयर्स जुडिशियल ऑफिस या फिर 10 ईयर्स एडवोकेट, दोनों जगह पे वो बात हो रही है। ठीक है, तो ये तो हमने कर लिया। सो वी आर डन विद द क्वालिफिकेशंस। मूविंग अहेड अबाउट द ओथ एंड द अफर्मेशन। ओथ एंड अफर्मेशन किसके सामने लिया जाएगा? या तो अगर सुप्रीम कोर्ट जज हैं तो प्रेसिडेंट के सामने, अगर हाई कोर्ट जज हैं तो गवर्नर के सामने, और सम अपॉइंटेड पर्सन। सो इफ़ द प्रेसिडेंट हैज़ अपॉइंटेड समबडी तो उनके सामने भी लिया जा सकता है, अगर गवर्नर ने किसी को अपॉइंट किया तो उनके सामने भी लिया जा सकता है। जो चीज़ याद रखने वाली है वो ये है कि हाई कोर्ट जजेस का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ही करेंगे। हम बात कर रहे हैं ओथ इन्फॉर्मेशन की, वेर इन वी आर टॉकिंग अबाउट द गवर्नर। सो द अपॉइंटमेंट स्टिल हैज़ टू बी डन बाय द प्रेसिडेंट ओनली, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब उस ओथ और एफर्मेशन का कंटेंट क्या होता है? बियर ट्रू फेथ एंड एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अपहोल्ड सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ड्यूली एंड फेथफुली एंड टू द बेस्ट ऑफ एबिलिटी, नॉलेज एंड जजमेंट perform the duties of the office without fear, favor, affection or ill will, and uphold the constitution and laws। ये हमने बात करी हुई है पहले भी, बट जस्ट टू क्विकली रिवाइज, यहाँ पे आपको कॉन्स्टिट्यूशन के लिए फेथ एलिजियंस रखना है, अपनी ईमानदारी रखनी है, अपना झुकाव रखना है, सोवरेनिटी एंड टेरिटरी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को अपहोल्ड करके रखना है, वो आपकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अपने एबिलिटी, नॉलेज और जजमेंट के हिसाब से ही आपको अपने ऑफिस के ड्यूटीज़, फंक्शंस को परफॉर्म करना है, एंड यू विल नॉट हैव द फियर ऑफ एनीबडी, यू विल नॉट फेवर एनीबडी, यू विल नॉट हैव अफेक्शन फॉर एनीबडी दैट यू आर बायस्ड, और यू विल नॉट हैव एनी इल विल, विच मीन्स नेगेटिव, कि आपका किसी ने पर्सनल लेवल पे कुछ नुकसान करा तो आपने बदला लेने के लिए कुछ ऐसा कर दिया, ये सब आप नहीं करेंगे, बिकॉज ओथ एफर्मेशन का कंटेंट है, एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉस। ठीक है, अब हम जल्दी से आर्टिकल देखते हैं। तो ये वाला कंटेंट जो है ना, ये क्लॉज ये बोलता है, एवरी पर्सन अपॉइंटेड टू बी अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बिफोर ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस एंटर करने से पहले मेक एंड सब्सक्राइब बिफोर द प्रेसिडेंट और सम पर्सन अपॉइंटेड इन दैट बिहाफ बाय द प्रेसिडेंट। तो या तो प्रेसिडेंट के सामने या उनके द्वारा किसी अपॉइंटेड पर्सन के सामने ओथ और एफर्मेशन अकॉर्डिंग टू द फॉर्म सेट आउट इन द 3rd शेड्यूल। कुछ पोस्ट्स के लिए हमने क्या देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन में उस आर्टिकल में ही लिखा हुआ, वो कौन कौन से पोस्ट हैं वो आपको बताना है। जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा हुआ, आर्टिकल में ही लिखा हुआ है कि क्या उनका फॉर्म होगा, ठीक है, मतलब उसमें क्या क्या कंटेंट होगा। लेकिन जजेस की जब हम बात कर रहे हैं तो ये फॉर्म कहाँ दिया हुआ है? 3rd शेड्यूल में, और उस फॉर्म का कंटेंट क्या है वो मैंने बता दिया। ठीक है, एंड दिस इज़ कॉमन फॉर बोथ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट जजेस, तो उसमें कोई टेंशन नहीं है, बस ये है कि किसके सामने वो ओथ लेंगे। जैसे कि अगर आप यही चीज़ हाई कोर्ट जजेस के लिए देखिए, या दिस वन, ओथ एंड अफर्मेशन बाय द जजेस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, तो किसके सामने लेना है? गवर्नर और एनी वन अपॉइंटेड इन दैट बिहाफ बाय द गवर्नर एंड द फॉर्म सेट आउट इन द 3rd शेड्यूल। ठीक है, तो 3rd शेड्यूल आपको याद रखना है कि जजेस के लिए है। चलिए मूविंग अहेड हम बात करते हैं। तो हमने क्वालिफिकेशंस देख ली, हमने ओथ एफर्मेशन देख लिया। व्हेन वी टॉक अबाउट द सैलरीज एंड द अलाउंसेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट जजेस, तो हम बात करेंगे कि जो भी सैलरी, अलाउंस है, प्रिविलेज है, लीव है, पेंशन है, मतलब इस तरह की जो भी फॉर्मल चीज़ें हैं ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस, दे आर डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट। सो पार्लियामेंट इज़ द अथॉरिटी जो आपको याद रखनी है। ठीक है, कि दे आर डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट। It cannot be varied to their disadvantage after their appointment except during a financial emergency। फाइनेंशियल इमरजेंसी में एक्चुअली होता क्या, उस पर हम बाद में बात करेंगे, when we'll have the emergency topic। अभी क्या समझना है कि एक एक्सेप्शन ज़रूर है, क्योंकि प्रीलिम्स में तो यही आना है। सी इफ़ दे टेल यू
that the salaries of the judges cannot be varied to their disadvantage. मतलब एक बार वो अपॉइंट हो गए तो आप जिस सैलरी पे पहले, मतलब जो भी फिक्स सैलरी थी पहले की, उसको डिसएडवांटेज यानी उसको कम नहीं कर सकते हैं आफ्टर द अपॉइंटमेंट. तो ये तो अगर प्रीलिम्स में लाइन देगा तो ये तो कोई भी सही ही कर देगा. दैट इज़ वेरी ऑब्वियस ना, क्योंकि हमें इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी रखनी है. एंड आई विल हैव अ सेक्शन ऑन इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी. इफ आई शो यू, विल डिस्कस ऑल ऑफ दीज इन द कमिंग क्लासेस. जस्ट अ मोमेंट. या सो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी. तो आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखेगी कि जो भी सर्विस कंडीशन है वो फिक्स्ड रहती है. उसमें एक पॉइंट है कि सैलरी अलाउंसेस जो है वो दे आर डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट एंड दे आर नॉट चेंज टू डिसएडवांटेज आफ्टर अपॉइंटमेंट. तो ये तो ऑब्वियस पॉइंट है ना, ये तो मतलब कोई भी सही बता ही देगा, क्योंकि हमें तो पता ही है कि हाँ ठीक है, अगर हम जजेस को मतलब इंडिपेंडेंस इंश्योर कर रहे हैं तो हम ये चीज़ तो करेंगे ही करेंगे. पर पॉइंट आता है एक्सेप्शन प्रीलिम्स. सो यू विल, इफ़ यू हैव नॉट रेड दिस पॉइंट वेरी केयरफुली, इसको तो आप सही मार्क कर दोगे कि हाँ ठीक है. बट दे विल टेल यू, फॉर एग्जाम्पल दे कैन टेल यू दैट इट कैन नॉट बी वेरी टू डिसएडवांटेज ऑलवेज. मतलब इट कैन नेवर बी वेरी टू द डिसएडवांटेज. तो नेवर तो गलत हो गया ना, क्योंकि एक्सेप्शन तो है ही ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी. तो वहाँ पर उनकी सैलरी में कटौती की जा सकती है, बट इन दी अदर नॉर्मल सिचुएशंस एक्सेप्ट फाइनेंशियल इमरजेंसी इट विल नॉट बी वेरीड, इट विल नॉट बी रिड्यूस्ड. ठीक है. Then the retired chief justice and judges are also entitled to some amount which is 50% of their last drawn salary as the monthly pension. तो वो अमाउंट क्योंकि पार्लियामेंट के हाथ में है तो लॉ बनते जाता है, चेंजेस होते जाते हैं, हमें उस पर नहीं जाना है कि प्रेजेंट कितना है नहीं है. ऑल्दो इन योर बुक यू गेट ऑल दोज फैक्चुअल डिटेल्स, बट वो एग्जाम के लिए ज़रूरी नहीं है. लेकिन मंथली पेंशन की तरह उनको क्या मिलता है, 50% ऑफ देयर लास्ट ड्रॉन सैलरी. मतलब लास्ट जब वो रिटायर हो रहे थे उसके पहले जो उनका सैलरी था उसका 50% मंथली पेंशन की तरह मिलेगा. बट दिस लाइन यू कैन स्टिल लाइक उतना इंपॉर्टेंट नहीं है. ऊपर दोनों की चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो है ये एक्सेप्शन. ओके, so here we have discussed about the qualifications, oaths and salaries. This is the topic content for this video. In the next we'll talk about the tenure and the removal. छोटे छोटे हम बनाएंगे ताकि आपको बहुत परेशानी नहीं हो. Quickly you finish those topics. ठीक है. So see you guys in the next video. Bye bye till then. Take care.